गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस बृहन-मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन अध्यापन के इस क्लास में आप सभी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पे बच्चों पिछले साल भी हम लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई जो है वह पूर्ण की है। कक्षा 8वीं में भी आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जो है वो सभी विषय की पढ़ाई पूर्ण की है। उसी प्रकार इस साल भी बच्चों हमें ऑनलाइन के माध्यम से ही अध्ययन और अध्यापन की जो प्रक्रिया है वह हमें पूर्ण करना है। आप लोगों ने कक्षा 8वीं में भी समाजशास्त्र यह विषय आपने पढ़ा है, इतिहास और भूगोल। उसी प्रकार इस साल भी कक्षा 9वीं में बच्चों जो हमारा समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत इतिहास एवं राजनीति विज्ञान तथा भूगोल, इन दो विषय जो है ये समाजशास्त्र इस विषय के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है। बच्चों यहाँ पे अगर अंक का डिवाइडेशन अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 40 नंबर के लिए जो होता है इतिहास और 40 नंबर के लिए होता है भूगोल, और 20 नंबर जो होते हैं बच्चों वह अंतर्गत मूल्यमापन। इस अंतर्गत मूल्यमापन में आपको एमसीक्यू टेस्ट, गृह कार्य, स्वाध्याय आदि जो है वह अंतर्गत मूल्यमापन के में दिए जाते हैं। और इस प्रकार इतिहास 40, भूगोल 40 नंबर, 20 नंबर के अंतर्गत मूल्यमापन के नंबर, और इस प्रकार पूरा 100 यानी 100 नंबर का एक समाजशास्त्र यह विषय यहाँ पे हमारा हो जाता है। आज का हमारा जो विषय है बच्चों, उस समाजशास्त्र विषय के में से भूगोल, इस विषय का आज हम लोग परिचय करने वाले हैं। मतलब कक्षा 9वीं में आप लोगों को भूगोल इस विषय में कौन कौन से पाठ तथा कौन कौन से घटक रहेंगे, कौन से घटक से माध्यम से आपको कौन सी जानकारी प्राप्त होने वाली है, आप क्या अध्ययन करने वाले हो, इसका एक अल्प परिचय आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग भूगोल, भूगोल नाम से, भूगोल या हम इसको ज्योग्राफी बोलते हैं, ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूगोल जो है, ये भूगोल को हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं और यह दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें जीवो जिसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना या वर्णन करना होता है। ये दोनों शब्द मिलकर भूगोल यह जो शब्द है यह तैयार हुआ है। अंत में सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। उसके साथ साथ भूगोल वह शास्त्र है बच्चों कि जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है और उसके जो प्राकृतिक विभाग है, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू मध्य का ज्ञान
जो होता है इस भूगोल विषय के माध्यम से होता है। पृथ्वी की सतह पर जो स्थान विशेष है उनकी समताओं तथा विषमताओं का कारण और उनका स्पष्टीकरण जो है वो भूगोल का एक निजी क्षेत्र रह चुका है। और इस माध्यम से यहाँ पे भूगोल इस शब्द का स्पष्टीकरण जो है वो हमने यहाँ पे अभी देखे हैं। बच्चों, कक्षा 9वीं के भूगोल के इस पाठ्य पुस्तक में हमें, आप जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हो वह मूर्ख पृष्ठ है पाठ्य पुस्तक का, भूगोल कक्षा 9वीं। इस साल बच्चों भूगोल इस विषय के अंतर्गत हमें यहाँ पे पाठ के नाम जो है 1 से लेके 12 पाठ का अध्ययन यहाँ पे हमें करना है। कक्षा 9वीं में भूगोल इस विषय में बच्चों हमें 1 से लेके 12 तक पाठ का अध्ययन जो है वो यहाँ पे करना है। आप लोगों को पता ही होगा बच्चों कि इस 12 पाठ में प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र ऐसे 2 भाग यहाँ पे हम विभाजित करते हैं। मतलब जो आपकी प्रथम सत्र की जो परीक्षा होती है उसमें आप लोगों को 1 से 6 पाठ होते हैं और जो द्वितीय सत्र की जो एग्जाम होती है दिवाली के बाद उसमें 7 पाठ से लेके 12 पाठ, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों सत्र में यहाँ पे 6 पाठ जो है यह विभाजित किए हैं। इस प्रकार इस पूर्ण 12 पाठ का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पाठ के नाम जो इस प्रकार है और फिर 40 नंबर के इस भूगोल इस विषय के पेपर में यहाँ पे अंक का गुणदान किया है कि कौन से पाठ के ऊपर कितने प्रकार के अंक के सवाल यहाँ पे रहने वाले हैं, वो भी मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम देखेंगे, जैसे कि आपका पहला पाठ जो है वितरण के मानचित्र, पाठ नंबर 2 है आंतरिक हलचलें, पाठ क्रमांक 3 बाह्य प्रक्रिया भाग 1, पाठ क्रमांक 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2, पाठ क्रमांक 5 वृष्टि, पाठ क्रमांक 6 समुद्री जल के गुणधर्म, पाठ क्रमांक 7 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, पाठ क्रमांक 8 अर्थशास्त्र का परिचय, पाठ क्रमांक 9 व्यापार, पाठ क्रमांक 10 नगरीयकरण, पाठ क्रमांक 11 यातायात और संचार माध्यम और पाठ क्रमांक 12 जो है वह पर्यटन। इस प्रकार आप लोगों को यह कुल 12 पाठ का अध्ययन कक्षा 9वीं के भूगोल इस विषय में आप लोगों को करना है। यहाँ पे अंकदान की बात करते हैं बच्चों, तो जो फर्स्ट चैप्टर जो है वितरण के मानचित्र, इसके ऊपर आपको 5 नंबर के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर जो है आंतरिक हलचल है, उस पे 7 नंबर के। उसके बाद तीसरा लेसन जो है उसके ऊपर 7 नंबर, लेसन नंबर 4 7 नंबर के सवाल, लेसन नंबर 5 7 नंबर, लेसन नंबर 6 यहाँ पर 7 नंबर। इस प्रकार ये आपको प्रथम सत्र में एक पाठ क्रमांक 1 से लेके 6 तक ये आपके प्रथम सत्र के यहाँ पे पाठ हो गए।
उसी प्रकार द्वितीय सत्र में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसमें 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र का परिचय, इसमें 7 नंबर के सवाल आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद है व्यापार, इसमें आपको 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। नगरीयकरण, 7 नंबर के सवाल। यातायात और संचार माध्यम, इस पाठ पर आपको 5 नंबर के सवाल जो है वो परीक्षा में रहेंगे। और लास्ट का पार्ट जो है बच्चों पर्यटन, यहाँ पर 7 नंबर। मतलब इस प्रकार आपको प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, इन दोनों सत्र के पाठ जो है, इसकी जो जानकारी है वो यहाँ पे हमने ली है। अभी बच्चों यहाँ पे हम लोग हर एक पाठ का अल्प परिचय करेंगे कि इस पाठ के अंदर आपको कौन कौन से घटक उपघटक जो है वह उनका अध्ययन करना है। यहाँ पे आज हम विषय परिचय कर रहे हैं, उसके माध्यम से अब हम लोग इन पाठों का अल्प परिचय जो है वह करने वाले हैं। यहाँ पे पहला पाठ है बच्चों वितरण के मानचित्र। इस वितरण के मानचित्र में बच्चों, अब मानचित्र यानी क्या, ये हमें समझना होगा। तो मानचित्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मतलब अगर कोई मानचित्र अगर हमें तैयार करना है तो उसको कागज के ऊपर हम लोग लघु रूप में उसको तैयार करते हैं। फिर चाहे कोई किसी स्थान का, किसी नगर का, देश का हो सकता है, पर्वत का हो सकता है, नदी का हो सकता है, उसके स्थिति को हम पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाते हैं, वह मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों है, मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। मानचित्र में हम लोग उसके माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। हम मानचित्र को बच्चों नक्शा भी इसमें हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार इस पहले घटक में आपको वितरण के मानचित्र में मानचित्र का वितरण कौन कौन से घटकों के आधार पर किया जाएगा और वितरण की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, जैसे कि बिंदु पद्धति, यहाँ पे आपको इसका अध्ययन करना है। वितरण के मानचित्र में क्षेत्रगण पद्धति और समगण पद्धति, इन 3 पद्धतियों द्वारा यहाँ पे जो पहला पाठ जो है उस पहले पाठ का अध्ययन हमें करना है। फिर इस वितरण के मानचित्र में हम लोगों को वहां पे जनसंख्या का वितरण वहां पे दिखाया गया है। उसके बाद जनसंख्या का घनत्व आपको दिखाया गया है और इसी मानचित्र में औसत वार्षिक वर्षा जो है वह दिखाई गई है। तो इस प्रकार वहां पे मानचित्र में ये सभी जो घटक है इनका वितरण जो है वह किया है, वह आप लोगों को इस पहले पाठ में इसका अध्ययन करना है। अब बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा पाठ है आंतरिक हलचलें। इस आंतरिक हलचलों में पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है। बाढ़ आता है, कभी चक्रवात आता है, कभी हिमवर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है और कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो यह सभी आपदाएं जो है यह हमारे धरती के अंदर में जो आंतरिक हलचलें होती है इसके कारण होती है। तो इसकी जो पूरी जानकारी है वह आंतरिक हलचलें इस पाठ के अंदर
यहाँ पे हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं। फिर आंतरिक हलचलों में किस प्रकार की हलचल होती है, मंद भू हलचलें है। उसके बाद उस हलचलों के कारण कौन कौन से पर्वतों की निर्मित होती है। उसके साथ साथ भूकंप, भूकंप कैसे होता है, भूकंप के केंद्र बिंदु, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। भूकंप मापक यंत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके साथ साथ ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो है वो कैसे तैयार होता है, और उसके बाद ज्वालामुखी के जो प्रकार है, केंद्रीय ज्वालामुखी, भ्रंशीय ज्वालामुखी, इस प्रकार यह आंतरिक हलचलें इस पाठ में हम लोग यहाँ पे निम्न जो उपघटक है उनका अध्ययन जो है बच्चों यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसमें तीसरा जो पाठ है बच्चों, उसमें बाह्य प्रक्रिया भाग 1, बाह्य प्रक्रिया। आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे भूरूप जो है तैयार होते हैं, पर्वत तैयार होते हैं, पठार, पहाड़ तैयार होते हैं, मैदान, और उन तैयार हुए भूरूप जो है, इन भूरूपों का जब अपक्षय, क्षरण, वहन, निक्षेपण, इनके कारण जो परिवर्तन होता है उसकी जानकारी जो है यह बाह्य प्रक्रिया भाग 1 में हम लोग करने वाले हैं। तो किस प्रकार के वहां पे अपक्षय होते हैं, जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हो, तो इसके कारण क्या है, किस प्रकार होते हैं, इसकी जो पूरी जानकारी है बच्चों इस बाह्य प्रक्रिया भाग 1 इस घटक में हम लोगों को यहाँ पे करना है। उसके बाद है बच्चों बाह्य प्रक्रिया भाग 2, तीसरा लेसन का नाम और चौथे लेसन का नाम एक ही है, खाली भाग 1 और भाग 2 में उसमें विभाजित किया गया है। भाग 2 में बच्चों हमें यहाँ पे जो बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में नदी के कारण जो जल प्रवाह के कारण जो भूरूप तैयार होते हैं उनकी जानकारी जो है वह बाह्य प्रक्रिया भाग 2 इस पाठ में हम लेने वाले हैं। कि नदी का पानी का बहाव जब तेज होता है तो तेज होने के कारण उसमें किस प्रकार के यहाँ पे भूस्वरूप जो है वो तैयार होते हैं, जैसे कि गंभीर खड्ड, सर्पाकार मोड़, या जो आप आकृतियां जो देख रहे हो बच्चों, ये सभी जल प्रवाह के कारण तैयार हुए भूस्वरूप है। तो यह किस प्रकार से तैयार होते हैं इसकी जो जानकारी है बच्चों, यह हम पाठ क्रमांक 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में यहाँ पे करने वाले हैं। ये सभी घटकों का अध्ययन, इसकी जानकारी आपको यहाँ पाठ क्रमांक 4 में होने वाली है। ये सभी भूरूप है आप जो देख रहे हो। इसके बाद है बच्चों पाठ क्रमांक 4, सॉरी पाठ क्रमांक 5, वृष्टि। वृष्टि यानी क्या, वृष्टि यानी वर्षा, मतलब बारिश, आकाश से जल बरसना, आकाश से क्या बरसता है, जल बरसता है, उसे हम वृष्टि कहते हैं। अभी बारिश का मौसम चालू है, तो इस 5वें पाठ में वृष्टि और वृष्टि के कौन कौन से प्रकार है,
वृष्टि के माध्यम से किस प्रकार के हिमवर्षा होती है, ओले पड़ते हैं। उसके बाद वृष्टि के जो 3 प्रकार जो मुख्यतः बताए गए हैं, आरोही वर्षा, उसके बाद प्रतिरोधी वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। यह तीनों वर्षा के जो प्रकार है, इसका अध्ययन बच्चों हमें इस प्रकरण नंबर पाठ क्रमांक 5 में करना है। इसके बाद है प्रकरण नंबर पाठ क्रमांक 6, समुद्र जल के गुणधर्म। समुद्र जल में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं? क्योंकि तापमान जो होता है, ये तापमान यह समुद्र जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है और यह समुद्र जल के पृष्ठीय भाग पे सभी जगह समान नहीं होने के कारण हमें अलग अलग प्रकार के गुणधर्म जो है वो समुद्र जल के गुणधर्म यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं और वह गुणधर्म जो है उसकी जानकारी जो है इस पाठ क्रमांक 6 में समुद्र जल के गुणधर्म में यहाँ पे हमें उसका अध्ययन करना है। उसमें क्षारता हो गई, घनत्व हो गया, यह जो घटक है इनका अध्ययन हमें इसमें करना है। उसके बाद है प्रकरण नंबर पाठ क्रमांक 7, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी क्या? तो दुनिया भर में एक रूपता बनाए रखने के लिए विश्व की समय सारणी और तारीख को एकजुट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण किया गया। और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण जो है, मतलब हमारा जो विश्व है, इस विश्व में सभी देशों में समय सारणी तथा तारीख को एकजुट रखने के लिए, सही तरीके से रखने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण जो है वह किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण कब किया गया, कैसे किया गया, इसकी जो अध्ययन है वह हम ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस पाठ में बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है वह करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब बनाई गई, उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींची गई, इसकी भी जानकारी आप लोगों को इस प्रस्तुत पाठ में अध्ययन हम उसका करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व भी जानने वाले हैं और इस प्रकार उसके बाद है अर्थशास्त्र का परिचय। पाठ क्रमांक 8 जो है बच्चों वो है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का समावेश जो है बच्चों इस भूगोल विषय में किया गया है। अर्थशास्त्र यह अलग पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं में हम लोगों को नहीं है। कुछ पाठ जो है, यह पाठ जो है वह समावेश जो है ये हमारे कक्षा 9वीं के भूगोल इस विषय में इन घटकों का समावेश जो है वह किया गया है। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र जो होता है बच्चों सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। हर एक व्यक्ति का अर्थशास्त्र से संबंध है क्योंकि अर्थशास्त्र जो है यह धन का विज्ञान है
अर्थशास्त्र यह एक मानवीय विज्ञान है और इसका जो मूल उद्देश्य है बच्चों, वो है मनुष्य का विकास करना। अर्थशास्त्र से मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और इसके लिए यहाँ पे अर्थशास्त्र का एक संक्षिप्त परिचय पाठ क्रमांक 8 में आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। यहाँ पे अर्थशास्त्र का परिचय इस पाठ में आप लोगों को अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्र अर्थव्यवस्था, इसकी जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं है, उसके जानकारी का अध्ययन हमें यहाँ पे करना है। और इस प्रकार अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वह है पाठ क्रमांक 9, व्यापार। अब व्यापार इस शब्द से भली भांति आप लोग परिचित हो। व्यापार मतलब हम बोल सकते हैं वस्तुओं का लेन देन। हमें अपने घर में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है और वह वस्तुएं हम लोग अपने नजदीकी शॉप में जाके खरीदते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं व्यापार से हमारा संबंध आता है। मतलब धन के बदले पदार्थ लेना और देना, हम व्यापार को व्यवसाय भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे व्यापार इस पाठ में आप लोगों को बच्चों व्यापार की जो आर्थिक क्रिया है उसकी जानकारी लेना है। फिर व्यापार में मांग, उत्पादक, ग्राहक, इसका अध्ययन करना है। उसके साथ साथ व्यापार के जो प्रकार है, व्यापार के प्रकार में आप लोगों को थोक व्यापार, चिल्लर व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार के यहाँ पे जो प्रकार दिए गए हैं उसमें थोक व्यापार क्या होता है, चिल्लर व्यापार क्या होता है, राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय बाह्य व्यापार, और इस प्रकार इन व्यापार के प्रकारों की अध्ययन आपको करना है। उसके बाद आयात निर्यात की भी जानकारी आपको लेना है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापारिक संगठन है, उन व्यापारिक संगठनों का कौन कौन से सदस्य देश की संख्या, उसके बाद उनके मुख्यालय, उनके क्या उद्देश्य कार्य है, इसकी भी जो पूरी जानकारी जो है वह पाठ क्रमांक 9 में हमें यहाँ पे करनी है। उसके बाद है बच्चों पाठ क्रमांक 10, नगरीयकरण। अब नगरीयकरण, नगरीयकरण में अब नगरीयकरण यानी क्या, तो ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहा जाता है। ग्राम से नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहा जाता है। नगरीयकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया है से है जो अधिवासी प्रारूप में गंत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्य क्षेत्र में होता है। अब नगरीयकरण इस मुद्दों से आप शब्द से भली भांति परिचित हो कि जब कोई भी गांव का जनसंख्या विस्तार धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, वहां पे सभी व्यवसाय, कारखाने, उद्योग धंधे जब
हैं तो धीरे धीरे वह नगर बन जाता है। तो इस नगरीयकरण पाठ में नगरीयकरण के किस कारण नगरीयकरण होता है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे लेना है। जैसे कि औद्योगिकरण, व्यापार के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद स्थानांतरण करने से भी नगरीयकरण बड़ी मात्रा में होता है। फिर नगरीयकरण होने से उसके क्या परिणाम होते हैं उसका भी अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। नगरीयकरण के लाभ, नगरीयकरण की समस्या, इसका वो हमें इस नगरीयकरण मतलब जिस प्रकार नगरीयकरण से लाभ भी होता है तो कुछ कौन कौन सी समस्या है उसका भी अध्ययन जो है बच्चों इस नगरीयकरण इस पाठ में हम लोगों को यहाँ पे करना है। इसके बाद है पाठ क्रमांक 11, यातायात और संचार माध्यम। यातायात और संचार माध्यम से आप भी परिचित हो। जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं तो हम उसे यातायात के साधन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे भारत देश में और महाराष्ट्र राज्य में किस प्रकार के यातायात के माध्यम है उसकी जानकारी यहाँ पे लेनी है हम लोगों को। यातायात के कौन कौन से मार्ग है जैसे कि सड़क मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, नल मार्ग, ये सभी जो यातायात के मार्ग है इनकी जानकारी जो है बच्चों इस पाठ क्रमांक 11 में लेनी है। उसके साथ साथ संचार माध्यम के साधन कौन कौन से, आज संचार माध्यम जो है यह एक आधारभूत सुविधा बन चुकी है। सूचना एवं प्रसारण जनसंवाद जो है एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। आज हम लोगों का संचार माध्यम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बड़ी आसानी से कनेक्ट होते हैं। मोबाइल पर संदेश हो गए, दूरदर्शन हो गया, मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करना होगा, ये सब बातें जो है यह संचार माध्यम से होते हैं। उसके साथ साथ कई सारी जो अंतर्जाल एवं सामाजिकता के माध्यम से भी इस नए युग में हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट, मनी ट्रांसफर आदि के द्वारा हम लोग इस संचार माध्यम से उपयोग करके उसका उपयोग करते हैं। तो इसकी भी जो पूरी जानकारी जो है वह पाठ क्रमांक 11 में यहाँ पे हम लोगों को लेनी है। और आपका लास्ट का जो पाठ क्रमांक 12 है वो है पर्यटन। पर्यटन इस शब्द से भी आप लोग शायद ही परिचित हो। जब हम किसी उद्देश्य से नजदीकी अथवा दूर की यात्रा करते हैं, मतलब हम जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो हम उसे फिर वो किसी भी कारण हम लोग जा सकते हैं और उसके लिए हमें निश्चित मार्ग चुनने पड़ते हैं, परिवहन के साधन चुनने पड़ते हैं और उसके साथ साथ अत्यावश्यक वस्तुएं भी हमें साथ में लेनी पड़ती है। और यह लेते हुए हम अपना निवास छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें जैसे कि हम लोग किसी स्थान के लिए भेंट देना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं
मनोरंजन करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, आदि उद्देश्य से जो यात्रा की जाती है बच्चों, उसको हम पर्यटन कहते हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे भारत में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी कई सारे पर्यटन स्थल है, जो उसकी सैर करने के लिए अक्सर देश विदेश से भी लोग आते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं और इस तरह इस पर्यटन इस पार्ट में आप लोगों को स्वदेशी पर्यटन, विदेशी पर्यटन जो उसके उपघटक है, उसकी जानकारी हमें लेनी है। स्वदेशी मतलब जब हम अपने देश में पर्यटन के लिए जब घूमने के लिए जाते हैं, तो हम उसको स्वदेशी पर्यटन कहते हैं। और विदेशी पर्यटन यानी हम जब अपनी देश की सीमाएं को लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जब जाते हैं, तो हम उसे विदेशी पर्यटन कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में घूमने के लिए और हमारे देश से बाहर घूमने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या जो है, वह बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ पर्यटन के साथ साथ कुछ साहसी खेल भी खेले जाते हैं। उसके साथ साथ समुद्र तल की जीव सृष्टि को भी पर्यटन में करके देखा जा सकता है। इस पर्यटन के साथ साथ पर्यटन का विकास हो, पर्यटन की जो गति है इसको महत्व प्राप्त हो, इसके लिए भारत में पर्यटन विकास को महत्व दिया गया है। इसकी भी जानकारी जो है इस पर्यटन इस पाठ में आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार यहाँ पे इस 12 पाठ का अल्प परिचय, यहाँ पे विषय परिचय जो है हम लोगों ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे बच्चों आपके किताब के लास्ट पेज पे भौगोलिक शब्दों का विस्तारित अर्थ, मतलब जो शब्द आपके हर एक पाठ में आए हैं, उन शब्दों का अर्थ जो है वो आपके पेज नंबर 97 से पाठ्य पुस्तक के अंत के जो पेज है वहां पर दिए हुए हैं। वहां पे आप लोगों को जो शब्द पाठ के अंदर जो शब्द आए हैं, उस शब्दों का विस्तारित अर्थ जो है भौगोलिक शब्दों का, वो अर्थ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वो भी आप जरूर पढ़िए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने भूगोल इस कक्षा 9वीं के भूगोल विषय का परिचय जो है वह मैंने आपके सामने रखा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पे विषय परिचय हो गया होगा। धन्यवाद। सर, धीरज सर, बच्चों किसी के कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आगे लगे चलो। हाँ बोलिए। हाँ, किसके सवाल है? धीरज सर। हाँ बच्चों, सवाल पूछिए। हाँ बोलिए।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ शिवानी बोलिए। सर ये पर्यटन का नियोजन का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा बोलो। सर ये पर्यटन मतलब क्या होता है? पर्यटन मतलब हम जैसे पिकनिक बोलते हैं, घूमने के लिए जाते हैं ना आप लोग, एक जगह से दूसरी जगह हम सैर करने के लिए जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो हम इसको पर्यटन कहते हैं। घूमने के लिए जाना, आप अपनी भाषा में उसको पिकनिक के लिए बोलते हो ना, कि मैं पिकनिक के लिए जा रही हूँ, तो वो भी एक प्रकार का पर्यटन हो गया। इस प्रकार सर हाँ बोलिए। भूकंप कैसे आता है? बेटा भूकंप जो होता है, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचलें होती है, उस आंतरिक हलचलों के कारण जो हमारी धरती होती है, उस धरती के अंदर में जो हलचलें होती है, उसके कारण जो है वो यहाँ पे भूकंप जो है वो होता है, क्योंकि भूकंप का एक केंद्र बिंदु होता है धरती के अंदर, और उसके कारण ही यह भूकंप है जो आता है। और इसके कारण, भूकंप के कारण बहुत बड़ी सजीव तथा वित्त हानि भी हो सकते हैं। यह आपको जब प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे अध्ययन अध्यापन अभी पाठ क्रमांक 2 आएगा, तो आपको सभी जो है वह विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम लोग बताएंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अपना स्कूल कब खुलेगा? स्कूल कब खुलेगा बेटा, ये अभी कुछ शासन स्तर पे डिसीजन नहीं हुआ है, इसके लिए वो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो बच्चों, आज के इस भूगोल इस विषय के विषय परिचय में हमने कक्षा 9वीं के भूगोल इस विषय के सभी 12 पाठों का अल्प परिचय जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को करा के दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह अल्प परिचय जो भूगोल विषय का है वो समझ में आया होगा, और इस तरह मैं आपको आगे की पढ़ाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।